हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सोम, या फिर जिसको हम मॉस बोलते हैं, मैकेनिकल में मॉस बोलते हैं। और क्या होता है कि जो सिविल ब्रांच है उसमें सोम इसी को बोल देते हैं। लगभग सभी चैप्टर्स सेम है, कुछ चैप्टर्स अंतर है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, नमन प्रतिबल। चैप्टर 4 इसको बोल देते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है। जैसे हमने आपको बताया कि सिंपल बेंडिंग क्या होता है, ठीक है, और कैसे फाइंड आउट करते हैं, और न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इन सब के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आपको पहली वीडियो में बता दी है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, देख लेते हैं पहले क्या क्या आज हम बात करेंगे, किन किन टॉपिक्स पर आज बात करेंगे, फिर हम आपके वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो आज जो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है? एजम्पशंस ऑफ प्योर बेंडिंग, या फिर जिसको हम सिंपल बेंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हम क्या देखने वाले हैं आज? सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? थर्ड टॉपिक क्या देखने वाले हैं? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फिफ्थ फोर्थ टॉपिक क्या देखने वाले हैं हम? मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर। और फिफ्थ टॉपिक क्या देखने वाले हैं हम इसी में कि कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस इन एसएसपी। एसएसपी मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में हमने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होते हैं, कितने प्रकार के बीम होते हैं। इन सब के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखी है, जैसे कि क्या हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, इसके पहले के चैप्टर इंट्रोडक्शन है, स्ट्रेस स्ट्रेन है, ठीक है, इन सब की अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे और वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, उसमें आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी, कौन कौन सी वीडियो पड़ी हुई है, कितने चैप्टर्स तक पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप एक एक करके सही वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें हमारा ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आज हम इन 5 टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारा जो है वह है एजम्पशंस ऑफ प्योर बेंडिंग, या फिर सिंपल बेंडिंग जिसको बोल देते हैं। ठीक, फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? एजम्पशंस ऑफ प्योर और सिंपल बेंडिंग। हिंदी वाले समझ लें कि इसका मतलब क्या है। एजम्पशंस मतलब होता है मान्यताएं। ठीक है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की, बताया कि सिंपल बेंडिंग क्या होता है, उनकी क्या क्या मान्यताएं उन्होंने रखी कि इस अगर ये चीज़ हमारा होगा तो उसको हम सिंपल बेंडिंग कहेंगे। जैसे क्या होता है सिंपल बेंडिंग, हमने क्या बताया था आपको कि उस पर केवल बेंडिंग मोमेंट काम करता है, ना कि बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या क्या मान्यताएं उन्होंने दी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पहली मान्यता इसमें हमारी आती है वो देख लेते हैं। पहला जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि धरण। ठीक है, धरण मतलब क्या होता है? बीम। ठीक है, अगर मान लेते हैं बीम के लिए हम सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मान्यता दी गई है कि जो धरण का पदार्थ है, ठीक है, जो बीम का पदार्थ है, पहला टॉपिक पहला क्या आता है, पहला इसमें हम लिख सकते हैं
कि जो बीम का मटेरियल है, जिस बीम का मटेरियल बना हुआ है वो हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या है, सर्वांग सम होना चाहिए, एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, समगुण। उसके जो पदार्थ मिलकर बने हुए हैं कंक्रीट मतलब कि धरण, उसके जो सभी पदार्थों के गुण हैं वो समान होने चाहिए, और सर्वांग सम मतलब कि एक ही पदार्थ के बने होने चाहिए, ये हमारा होता है। ठीक है, इसको बोल देते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है, ये पहला जंक्शंस हो गया। दूसरा जंक्शंस में क्या आता है कि जो बेंडिंग ऑफ द बीम, ठीक है, बेंडिंग ऑफ द बीम जो है वो हमारा इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या जंक्शन दिया उन्होंने कि बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम, बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम विदिन इज विदिन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो बेंडिंग हो रहा है, ठीक है, जो सॉरी किसी बीम के अंदर जो बेंडिंग हो रही, जो जैसे क्या हुआ, ये बीम है, इसमें कुछ इस तरह से मान लेते हैं बेंडिंग हो रही, तो ये जो बेंडिंग हो रही ये इलास्टिक लिमिट हमने आपको पढ़ाया, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर में ये बेंडिंग होनी चाहिए। इलास्टिक लिमिट से बाहर अगर चला जाएगा, मतलब क्या कहने का है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाहर गया ये बीम, इसका बेंडिंग जो है अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर गया तो वो तुरंत क्रैक कर जाएगा, फिर जिसको बोलते हैं टूट जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी जंक्शन हो गई कि जो हमारी बीम की बेंडिंग है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। तीसरा जंक्शन क्या दिया इन्होंने कि जो एवरी लेयर इज फ्री टू एक्सपेंड। ठीक है, जो क्या कहता है कि धरण की प्रत्येक परत अपने ऊपर वाले परत के, ठीक है, जैसे क्या हुआ, मान लेते हैं ये कोई बीम है, ठीक है, ठीक है, ये कोई बीम है, क्या बोल रहा है कि अपने ऊपर या नीचे वाले आने वाले अन्य परतों को बिना प्रभावित हुए फैलने या सिकुड़ने के लिए स्वतंत्र होती है। क्या जंक्शन दिया कि जैसे क्या हुआ, मान लेते ये कई परतों से मिलकर बना हुआ, एक परत मान लेते ये हुई, दूसरी परत ये हुई, तीसरी परत ये हुई, चौथी ये, पांचवीं ये, छठवीं ये, सातवीं ये। ठीक है, मान लेते हैं इन इतने परतों से मिलकर ये बीम बनी हुई है। तो क्या बोल रहा है, क्या बोला उन्होंने, जिन्होंने खोज की सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग की, उन्होंने ये बोला कि इसका जो बेंडिंग होगा, ठीक है, इसका जो बेंडिंग होगा वो अपने ऊपर या फिर नीचे वाले परतों, जैसे अगर मान लेते इस लेयर की बेंडिंग हो रही है तो ये लेयर, ठीक है, ये जो हमारी लेयर है, ये लेयर, ठीक है, ये इस लेयर की अगर बेंडिंग हो रही है तो ये हमारे इस ऊपर वाले लेयर को या फिर इस नीचे वाले लेयर को कोई भी इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। ये हमारी तीसरी एजम्पशन है। ठीक है, कि जो कोई बीम की लेयर है वो अपने ऊपर या फिर नीचे वाले परत को बिना प्रभावित किए हुए बेंड होनी चाहिए। ये हमारी तीसरी एजम्पशन हो गई। ठीक है, अब हम चौथी देख लेते हैं क्या दिया उन्होंने कि तनाव या संपीड़न दोनों ओर की परतों में धरण की पदार्थ का यंग मापांक। ठीक है, सॉरी, क्या बोल रहा है कि तनाव या संपीड़न दोनों, ठीक, तनाव या संपीड़न का मतलब क्या रहा, टेंसाइल, ठीक है, टेंसाइल या फिर बोल सकते हैं कंप्रेशन, टेंसाइल या फिर कंप्रेशन दोनों ओर की परतों में धरण के पदार्थ का प्रत्यास्थम गुणांक। ठीक है, क्या बोलते हैं कि कोई बीम अगर ऐसे बेंड हो रही है, हमने आपको बताया है पहली वीडियो में कि कोई बीम अगर बेंड हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कंप्रेशन आता है, यहाँ पे कंप्रेशन आता है और यहाँ पे टेंशन आता है। ठीक है, ऊपर हमारा कंप्रेशन आता है, नीचे टेंशन आता है। तो क्या करा चौथा जो हमारा एजम्पशन है, चौथा जो हमारा एजम्पशन है वो बोलता है कि ऊपर, ठीक है, कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में, दोनों जोन में हमारा क्या होता है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हुई, जिसको हम NA से शो करते हैं। ठीक है, टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों जोन में जो हमारा यंग मापांक, ठीक है, जिसको हम इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यास्था मापांक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो दोनों जोन में हमारा सेम होना चाहिए, ना कि हमारा यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 हमारा है तो यहाँ पे भी हमारा 5 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चौथा जंक्शन हमारे वैज्ञानिकों ने दिया है। ठीक है, अब पांचवा जंक्शन देख लेते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है,
पांचवा जंक्शंस क्या आता है कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, किसी भी धरण का, ठीक है, किसी भी धरण की अनुप्रस्थ काट जो कि नमन से पहले समतल, ठीक, क्या बोल रहा है कि कोई अगर बीम है, ठीक है, कोई बीम हमारी दी गई है, मान लेते हैं ये बीम हमारी कोई है, क्या बोल रहा है अगर बेंड होने से पहले, ठीक है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये कोई बीम है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई बीम हो गई, ये कह रहा है कि अगर ये बेंड अभी नहीं हुई है, बेंड होने से पहले क्या है, इसकी ऊपर नीचे सतह सब समतल है, और क्या कह रहा है कि जो पांचवा हमारा जंक्शंस है, ठीक, मान्यता जो पांचवा है, बोल रहा कि बेंडिंग होने के बाद भी क्या होता है, इसका सतह जो है, इसकी सतह जो लेयर है, सरफेस है, वो हमारी समान, मतलब कि क्या, समतल होनी चाहिए। अगर बेंडिंग से पहले समतल है तो बेंडिंग के बाद भी समतल होनी चाहिए। ये हमारी पांचवी मान्यता हो गई, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं कि जो क्या क्या बोलता है, धरण का नमन होने पर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने आपको बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने आपको अच्छे से बता दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। यहाँ भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। आई होप कि इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब छठवां जंक्शन हम देख लेते हैं। छठवां जंक्शन क्या बोल रहा है कि कोई बीम, ठीक है, कोई बीम है, ये मान लेते हैं कोई बीम है, ये बेंड हुई है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये कंप्रेशन जोन हो गया, ये टेंशन जोन हो गया, ठीक है। क्या करा, धरण का नमन होने पर वक्रता त्रिज्या, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो हमारी ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को हम आगे बढ़ाते हैं, और ये जो हमारी ये सरफेस है, इस सरफेस को भी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे ये कट करता है, ये मान लेते हैं यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। तो क्या करा हमारे जंक्शंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, ठीक है, आर, जिसको हम आर बोलते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट के मापों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो बीम का जो लेंथ है या फिर डेप्थ है, जो भी हम बोल सकते हैं, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, या फिर जो भी बोल सकते हैं, उससे कई गुना बड़ी होनी चाहिए हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये हमारी छठवीं जंक्शंस हो गई। तो ये हमारा हो गया जंक्शंस फॉर प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्या कहता है, एक बार फिर से हम शॉर्ट में रिवीजन कर देते हैं, जिससे कि आपको माइंड में सेट हो जाए। पहला क्या बोला कि होमोजीनियस, जो मटेरियल यूज हो रहा है वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। सेकंड क्या बोल रहा है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए, जो बेंडिंग हो रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। थर्ड क्या बोल रहा है हमारा कि जो प्रत्येक लेयर है, ठीक है, वो क्या है, हाँ, जो कांटेक्ट लेयर है, क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में कि संपर्क सतह, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं संपर्क सतह। कांटेक्ट लेयर जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नॉट अफेक्टेड, नॉट इफेक्टेड, नॉट इफेक्टिंग, सॉरी इफेक्टिंग अपर और लोअर लेयर इन बेंडिंग स्टेट, ठीक है। नमन की अवस्था में वो जो कोई लेयर है वो अपने ऊपर या फिर नीचे वाले सतह को कोई भी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, कोई किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। चौथा हमने क्या पढ़ लिया कि तनाव ऐसे, मतलब कि जो बोल रहा है कि टेंशन, ठीक है, जो इलास्टिक लिमिट है, सॉरी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो हमारा कंप्रेशन जोन में लग रहा हो चाहे टेंशन जोन में लग रहा हो।
ठीक है, ये हो गया चौथा हमारा। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर कोई बीम का सरफेस है वो क्या है, बेंडिंग से पहले समतल है, तो बेंडिंग के बाद ये हमारा समतल रहेगा। ये हमारा पांचवा कहता है कि सरफेस प्लेन, सरफेस प्लेन होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ये हो गया पांचवा। और छठवां क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा जो होता है डेप्थ से कई गुना अधिक होता है, या फिर मतलब कोई भी परिमाप है किसी बीम का उससे कई गुना अधिक होता है। ये हमारा हो गया अजम्पशंस ऑफ प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा इतना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये साइड में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सेक्शन मॉडुलस। सेकंड क्या है, सेक्शन मॉडुलस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आकृति मापांक, आकृति मापांक, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, सेक्शन मॉडुलस कहाँ से आया, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आराम से, फिकर नॉट, ठीक है। जब तक हमें तब तक आपको सोम में कोई भी किसी भी तरह का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस देखते हैं कि कोई बीम है, क्या बोलता है सेक्शन मॉडुलस, कि मान लेते हैं ये कोई रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, जिसको हम एन ए लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर हमारा क्या होता है, कंप्रेशन जोन होता है, और नीचे क्या होता है, टेंशन जोन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है, ये क्या बोलता है कि धरण की उदासीन अक्ष है, ठीक है, इस न्यूट्रल एक्सिस पर, ठीक है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, MOI जिसको बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण आपका नेक्स्ट चैप्टर है, हम वहाँ पे आपको अच्छे से बता देंगे जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, कौन कौन से थ्योरम होते हैं जड़त्व आघूर्ण के, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस समझ लेते हैं कि ये सेक्शन मॉडुलस हमारा क्या होता है। तो सेक्शन मॉडुलस में क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लग रहा है, और इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपरी सतह की, मतलब कि इस सरफेस की, या फिर न्यूट्रल एक्सिस से इस सरफेस तक की दूरी के अनुपात को क्या बोल देते हैं, हम सेक्शन मॉडुलस बोल देते हैं, ठीक है। सीधा सीधा फंडा क्या कहता है कि डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, कि धरण की काट की उदासीन अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण तथा उदासीन अक्ष से काट के किनारे तक की, ठीक है, ठीक, किसी भी धरण के काट के न्यूट्रल एक्सिस पर जड़त्वाघूर्ण तथा न्यूट्रल एक्सिस से काट के किनारे तक की डिस्टेंस के अनुपात को क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस या फिर आकृति मापांक बोल देते हैं। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। इसको हम जेड से, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और जो क्या होता है, ये जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान वाई, ठीक है, आई अपान वाई होता है। अब ये आई क्या हो गया देख लेते हैं, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं, ये क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड surface of cross section of beam, ठीक है।
ये हमारा फॉर्मूला होता है सेक्शन मॉडुलस का। Z इक्वल टू आई अपॉन वाई, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई क्या होता है इस न्यूट्रल एक्सिस से इस तक कोने तक की दूरी या फिर इस न्यूट्रल एक्सिस से इस कोने तक की दूरी को हम बोल देते हैं सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेक्शन मॉडुलस समझ में आया होगा। कुछ चीज़ों के लिए कुछ जैसे हमारे क्रॉस सेक्शन होते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया और ऐसे कई भी तरह के क्रॉस सेक्शन होते हैं, उन सभी के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि हमारा सेक्शन मॉडुलस किस तरह से फाइंड आउट होता है। इसी बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं सेक्शन मॉडुलस ऑफ डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ बीम। पहला जो हमारा आता है इसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन, आयताकार सेक्शन जिसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, आयताकार काट के लिए देख लेते हैं। तो आयताकार काट कुछ ही इस तरह से हमारा होता है। ये आयताकार हो गया बीम, हमारा बीम का सेक्शन, ये बी हो गई, इसकी विड्थ हो गई, और ये एच इसकी टोटल हाइट हो गई, और इसके सेंटर में ये कुछ न्यूट्रल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हमारा इतना चीज़ दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इसका अगर सेक्शन मॉडुलस हम फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो कितना होगा इस सेक्शन का सेक्शन ऑफ मॉडुलस। ठीक, तो Z इक्वल टू क्या होता है हमारा आई अपॉन वाई, ये हमारा होता है। आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वाई क्या होगी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अब देख लेते हैं ये जो यच है, ठीक है, यच ये टोटल हमारा यच है और ये न्यूट्रल एक्सिस हमारा जो कि सेंटर में काम कर रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस से इस कंप्रेशन जोन के कोने तक की हाइट या फिर इस न्यूट्रल एक्सिस से इस टेंशन जोन तक के किनारे की दूरी क्या होगी। तो जब सेंटर में काम कर रहा है तो ये हमारा h/2 हो जाएगा, जिसको हम y लिख सकते हैं या फिर इसको भी हम लिख सकते हैं h/2। तो ये डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, और जो क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है, ठीक है, BH³ अपॉन, ठीक है, 12। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा BH³ अपॉन में 12 और डिवाइडेड बाई हमारा y कितना है h/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये BH³ अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में एच हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा BH² अपॉन में 6। ये हमारा क्या हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि सर्कुलर सेक्शन अगर है उसके लिए फाइंड आउट करते हैं, और कोई सेक्शन है उसके लिए भी फाइंड आउट करते हैं हमारा सेक्शन मॉडुलस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है, ठीक है। अब अगर यही क्या करते हैं, ये तो हमारा सॉलिड हो गया, ठीक है, सॉलिड सेक्शन हो गया हमारा रेक्टेंगुलर। अब अगर हॉलो कर दे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल कैपिटल H हो जाएगा, यहीं पे इसको ये टोटल हमारा कैपिटल H हो जाएगा, ये हमारा स्मॉल h इतना हो जाएगा। इसी तरह से टोटल कैपिटल भी हो जाएगा और ये स्मॉल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा ये हो जाएगा BH³ माइनस स्मॉल BH³ अपॉन में 12, ऐसे ही हो जाएगा हमारा h/2 माइनस स्मॉल h/2। ठीक है, इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आएगा तो आप बताइएगा हमें। इसी तरह से हम सर्कुलर सेक्शन का भी फाइंड आउट करते हैं, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो उसका भी फाइंड आउट करते हैं सेक्शन मॉडुलस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आता है, क्या होता है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, जिसको हम नमन दृढ़ता बोल देते हैं। ठीक है, नमन दृढ़ता। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या हमने पढ़ना है आज, वो है फ्लेक्सुरल
रिजिडिटी, जिसको हम नमन दृढ़ता बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, नमन दृढ़ता नाम से ये भी पता चल रहा है कि उसकी जो बेंडिंग है वो दृढ़ हो, वही हमारी नमन दृढ़ता कहलाती है। तो इसका अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हो सकता है किसी धरण के किसी काट के लिए, ठीक है, धरण के किसी काट के लिए उसके पदार्थ के प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, धरण का मान लेते हैं ये कोई काट है, ये मान लेते हैं कोई काट है, इसके लिए इसका जो यंग मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस ई, और इसके न्यूट्रल एक्सिस पर, और इसके न्यूट्रल एक्सिस पर जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इन दोनों के मल्टीप्लाइकेशन को, ठीक है, इन दोनों का जो गुणक होगा वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहलाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कुछ कहीं आपको दिया नहीं गया है, ठीक है, ना बुक में आपको दिया गया है ना कहीं और दिया गया, ठीक है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है या फिर नमन दृढ़ता क्या होता है, उसको समझाइए हमें, ठीक है। तो आपको एक डेफिनेशन लिखने के लिए दे देता है, या फिर बोल देता है कुछ टॉपिक्स आपको दे देंगे, बोल देंगे इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो उसमें आपको दे देगा इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, ऐसे ही आपको करके दे देता है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी किसी बीम का, ठीक है, किसी बीम के काट का यंग मॉडुलस या फिर बोल सकते हैं प्रत्यास्था गुणांक तथा उसके न्यूट्रल एक्सिस पर कार्य कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण के गुणा को क्या बोल देते हैं हम, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोल देते हैं। मतलब क्या इसका हो जाएगा कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई आई, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है। फोर्थ जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर। फोर्थ हमारा आता है मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं फटन मापांक। फटन मापांक ये क्या होता है, क्या बोल रहा है कि यदि कोई मेंबर है, ठीक है, कि यदि कोई अंग है नमन घूर्ण एम पर टूटता है, कोई मान लेते हैं ये बीम है, ये मान लेते हैं कोई बीम है, ये किस पे टूट रहा है, नमन घूर्ण बेंडिंग मोमेंट एम पर क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट एम पर क्या कर रहा है, ये टूट जा रहा है। इस पे जब बेंड कर रहे हैं इसको, जैसे ये बीम हो गई हमारी, बीम को बेंड कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट जिस पे ये टूट रहा है, इस पे फ्रैक्चर हो रहा है उस पर, ठीक है, उस बेंडिंग मोमेंट को, जिस बेंडिंग मोमेंट पे यह टूट रहा है, ठीक है, जिस मोमेंट पर यह टूटता है, इस मान का प्रयोग करके, ठीक है, जिस मोमेंट पे यह टूटेगा, मतलब कि लास्ट जो बेंडिंग मोमेंट होगा, जिसको बोल सकते हैं अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग करके उसका प्रयोग करके जो नमन समीकरण हमने आपको बेंडिंग इक्वेशन फाइंड आउट कराया था, क्या E अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ये क्या हमने फाइंड आउट कराया था आपको बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट का प्रयोग करके अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट का प्रयोग करके बेंडिंग इक्वेशन की सहायता से निकाले गए प्रतिबल, ठीक है, इसकी सहायता से जो ये प्रतिबल हो गया हमारा, ठीक है, ये मोमेंट हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, प्रतिबल हो गया, डिस्टेंस हो गई, एक मॉडुलस हो गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट का प्रयोग करके फाइंड किए गए
ये स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस के मान को, ठीक है, ये जब हम इस पे अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट रखेंगे, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट का मान रखेंगे, जितना बेंडिंग मोमेंट लगाने पर लास्ट में, ठीक है, जैसे क्या कर रहे हैं, इस पे मान लेते हैं हम बेंडिंग मोमेंट 10 इंटेंसिटी का बेंडिंग मोमेंट इस पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस पर क्या कर रहा है, ये टूट जा रहा है। तो इस 10 का प्रयोग करके इस समीकरण द्वारा जो हम स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे उसी को क्या बोल देते हैं, हम उसी को फटन मापांक बोलते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो एक नोट पॉइंट है इसमें, क्या आता है कि यह मान अधिकतर लकड़ी, ठीक है, यह जो मान होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर का जो मान होता है, यह मान अधिकतर लकड़ी, ढलवा लोहा जिसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं, तथा आयताकार काट वाले अंगों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो यह मान, ठीक है, यह मान मतलब क्या कि जो हमने स्ट्रेस फाइंड आउट किया है किसका प्रयोग करके, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट का प्रयोग करके और बेंडिंग इक्वेशन की सहायता जो हमने क्या स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट की है, यह जो मान होता है वो लकड़ी, ढलवा लोहा जिसको हम कास्ट आयरन बोल देते हैं, तथा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आप सभी को समझ में आए होंगे। पहले क्या हमने पढ़ा, एजम्पशंस पढ़ लिए, फिर सेक्शन मॉडुलस पढ़ लिया, फिर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पढ़ लिया, फिर हमने मॉडुलस ऑफ रप्चर पढ़ लिया। आई होप कि आप सभी को ये चारों टॉपिक समझ में आए होंगे। इस चैप्टर में बचता है लास्ट टॉपिक, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचता है। अगर आप बुक उठा के देखेंगे, सार्थक की हो या फिर एशियन की हो, तो वहाँ पे आपको इसी चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस चैप्टर में ना पढ़ा के, आपका एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वहाँ पे हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। इन सब के लिए, इन सब का हम आपको अच्छे से, ठीक है, एक बढ़िया सा वीडियो बना के आपको बताएंगे उसमें इन सब के बारे में। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है उसको देख लेते हैं। पांचवा जो टॉपिक हमारा बचता है वो क्या बचता है, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन सिंपली सपोर्टेड बीम, या फिर जिसको हम SSB बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस इन सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो आप जो ये चारों टॉपिक्स हमने आपको बताया, इनको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और ना समझ में आए तो वीडियो को मतलब कि दोबारा देखिए। और अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें इस नंबर 7080230152 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ से डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और आपको अगर कोई पुरानी वीडियो में भी कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके डाउट्स वहाँ से क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। किसके साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, आना ही आना रहता है, एक ना दो न्यूमेरिकल तो आ ही जाता है आपको इस बेंडिंग स्ट्रेस के चैप्टर से, और बढ़िया अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स आपका आता है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से हम उसको आपको बताएंगे, ताकि आप सभी को अच्छे से सिंपल वे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।